अनअकैडमी। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 13 ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। इससे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछूंगा, वो ये है, क्या आप लोगों ने चैप्टर 12 के सारे सेक्शंस लिखकर देख लिए, जैसे मैंने कल लिखवाए थे आप लोगों को? कितने लोग ऐसे हैं जो चैप्टर 12 के सेक्शन लिखकर देख चुके और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लिखकर नहीं देखा? हाँ भाई, चिंकी, त्रिपाठी, गगन, विनय, सुषमा, शावेश, चैप्टर 12 लिखकर देख लिया एक बार या नहीं? यार देखो, आप लोग ऐसा मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूं। देखो एक बार आज फिर से एक छोटी सी एक्सरसाइज, चैप्टर 13 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज दोबारा से। सेक्शन 154 किसके बारे में बात करता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। सेक्शन 155 किसके बारे में बात करता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, प्लस इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के बारे में। 156 कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है, प्लस 156 क्लॉज 3 मजिस्ट्रेट से एफआईआर रिकॉर्ड करवाने के बारे में बात करता है। सेक्शन 157 प्रोसीजर की बात करता है इन्वेस्टिगेशन की, जहां हम अकरेंस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन 158 में रिपोर्ट दी जाती है सीनियर पुलिस ऑफिसर को, रिपोर्ट टू सीनियर पुलिस ऑफिसर। इसके बाद सेक्शन 159 में अगर पुलिस वाला नॉट डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट तो मैजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 160 पुलिस वाला किसे कॉल कर सकता है और किसे नॉट टू कॉल कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 161 स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग। सेक्शन 161 के स्टेटमेंट का यूज, 163 नो टीआईपी, नो थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। सेक्शन 164 कन्फेशन, क्लॉज 5 स्टेटमेंट, 5A रेप केसेस। 165 सर्च, 166 आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन सर्च, 166A इंडियन अथॉरिटी अप्रोच फॉरेन अथॉरिटी, 166B फॉरेन अथॉरिटी अप्रोच इंडियन अथॉरिटी, 167 रिमांड, 168 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू सीनियर पुलिस ऑफिसर, 169 डेफिशिट रिपोर्ट यानी कि क्लोजर रिपोर्ट, 170 चार्जशीट, 171 नो विटनेस अननेसेसरी रेस्ट्रेन, 172 केस डायरी, 173 चार्जशीट फाइलिंग टू मजिस्ट्रेट, 174 इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय पुलिस ऑफिसर, 175 समन टू विटनेस, 176 इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय मजिस्ट्रेट। यार कितना टाइम लगता है इसमें यार? बोलो जी बोलो, कितना टाइम लगा? मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट। और ऐसा नहीं है कि नीचे बहुत बड़ी बुक खोलकर बैठा हुआ हूं मैं, ऐसे ही उतार कर चला जा रहा हूं आपको। और आप बोलोगे कि हर एक सेक्शन के डिटेल में जाओ, तो एज इट इज डिटेल में भी जाता जाऊंगा मैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? 5 मिनट नहीं दे पा रहे हो? पांच मिनट। चलो क्या, आगे बढ़ते भाई। चैप्टर 13, भाई चैप्टर 13 के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, ज्यूरिसडिक्शन टू कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन टू कोर्ट किसके रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन है? ये है इंक्वायरी और ट्रायल के रिगार्डिंग।
इंक्वायरी और ट्रायल के रिगार्डिंग। देखो जब भी हम बात करते हैं ना कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की क्रिमिनल केसेस में, जब भी हम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं क्रिमिनल केसेस में, तो यहां दो तरीके का ज्यूरिसडिक्शन आपको मिलेगा क्रिमिनल केसेस में। कौन सा ज्यूरिसडिक्शन होता है? एक होता है पनिशमेंट ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है पनिशमेंट ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरा होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। पनिशमेंट ज्यूरिसडिक्शन और दूसरा होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कि कंपैरिजन बता रहा हूं, जैसे कि हम सिविल केसेस में, जब हम सिविल केसेस पढ़ते हैं तो सिविल केसेस में दो तरीके का ज्यूरिसडिक्शन पढ़ाया जाता है, एक पिक्यूनरी और दूसरा टेरिटोरियल। यहां क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट ज्यूरिसडिक्शन होता है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। ये पनिशमेंट ज्यूरिसडिक्शन आपको कहां मिलता है? ये आपका सेक्शन 26 से लिंक होता है, सेक्शन 26, और उसके बाद ये 30 में जाता है, 29 में जाता है, 31 में जाता है। कैसे पढ़ते हैं ये मैं ऑलरेडी मेंस की क्लासेस में बता चुका हूं, इसे कैसे पढ़ा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आपका सेक्शन 177 से लेके 189 तक जाता है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन 177 से लेके 189 तक जाता है, और हमें क्या पढ़ना है? हमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ही पढ़ना है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सर कैसे याद रखूं मैं कि यहां सेक्शन 177 से लेके 189 तक के सेक्शन है? हाँ भाई, कैसे याद रखूं कि 177 से लेके 189 तक के सेक्शन है? हो सकता है प्री में सवाल पूछ लिया जाए कि कहां से लेके कहां तक सेक्शन है, तो याद करना बड़ा आसान है। चैप्टर 13, भाई चैप्टर 13 है, और अगर मैं 177 से लेके 189 तक लिखूं तो क्या 13 सेक्शंस होते हैं या नहीं? बोलो जी, 13 चैप्टर में 13 सेक्शन, बताओ जी कितना आसान है याद करना। लो जी लो, ठीक है भाई, मैं जब थोड़ा सा स्लो चलूंगा। भैया 177 से 189 कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा काम ऐसे। ठीक है, टोटल सेक्शन जो है जी, टोटल सेक्शन 13 और 13th चैप्टर आराम से पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं इससे आगे की। भाई हमें पढ़ना है सेक्शन 177। सेक्शन 177 में हम बात कर रहे हैं कि सर इंक्वायरी और ट्रायल कहां किया जा सकता है। इंक्वायरी और ट्रायल कौन सा कोर्ट कर सकता है? किस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है कि वो किसी केस में इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है? किस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है कि वो किसी केस में इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है? तो सेक्शन 177 आपको एक जनरल रूल बताता है। सेक्शन 177 आपको एक जनरल रूल बताता है। यह कहता है ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट के पास होगा? ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट के पास होगा? तो ये कहते हैं जहां ऑफेंस कमिट हुआ है, जहां ऑफेंस कमिट हुआ है उस कोर्ट के पास होगा। ठीक है भाई, कौन सा कोर्ट इंक्वायर कर सकता है, ट्राई कर सकता है? तो जनरल रूल कहते हैं जहां ऑफेंस कमिट हुआ है वहां कर सकता है।
भाई देखो एकदम स्टार्टिंग में हो सकता है अभी ना समझ आ रहा हो, धीरे धीरे करके क्लासेस को फॉलो करोगे तो सारी बातें समझ आएंगी। ठीक है, देखो यहां ना आपको सेक्शन 177 में एक वर्ड मिलेगा एवरी। आपसे कभी कभी राजस्थान में हो सकता है पूछ लें, यहां सेक्शन 177 में इसे आप जनरल रूल क्यों कहते हो? क्योंकि यहां एक वर्ड लिखा हुआ है एवरी। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इस एवरी वर्ड से पता चलता है कि हर ऑफेंस, एवरी ऑफेंस इंक्वायर और ट्राई कहां होगा? इंक्वायर और ट्राई कहां होगा? जहां ऑफेंस कमिट हुआ है, जहां ऑफेंस कमिट हुआ है। ऐसा क्यों है सर कि जहां ऑफेंस कमिट हुआ है वहीं आप इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में बोल रहे हो? इसके पीछे का रीजन क्या है? हाँ जी, इसके पीछे का रीजन क्या है कि जहां ऑफेंस कमिट हुआ है वहीं का कोर्ट इसे इंक्वायर और ट्राई कर सकता है। भाई रीजन है बहुत साफ, आसानी सी बात है भाई, एविडेंसेस वहीं मिलेंगे, एविडेंसेस वहीं मिलेंगे, इसके अलावा विटनेस भी वहीं मिलेंगे, और विटनेस और पुलिस ऑफिसर की, विटनेस और पुलिस ऑफिसर की कन्वीनियंस भी वहीं की ही होगी। ऑल एविडेंस फाउंड देयर, क्योंकि ऑफेंस वहां कमिट हुआ है तो एविडेंस वहां मिलेंगे, विटनेस वहां मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर की जो विटनेस होगी वो भी कन्वीनियंस वहां होंगे। देखो यहां ना आपको एक वर्ड और मिलेगा प्लस में, ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली यानी कि सर ये अभी भी जनरल रूल है, ये जनरल रूल है भाई। आम तौर पे वहां ट्राई होंगे जहां ऑफेंस कमिट हुआ है, मगर क्या कहीं और भी ट्राई किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल ट्राई किए जा सकते हैं। वो और कहां कहां ट्राई किए जा सकते हैं इसके बारे में हमें आगे वाले सेक्शन बताएंगे। सेक्शन 178 से लेके 189 तक हम इस जनरल रूल का एक्सेप्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 178 से लेके 189 तक इसका एक्सेप्शन लिखा हुआ है, यानी कि क्या है ये एक्सेप्शन? केस ट्राइड ऑन प्लेस अदर देन कमीशन ऑफ क्राइम, ऑन अदर प्लेस where crime has committed, where crime has committed, यानी कि जहां क्राइम कमिट हुआ है इसके अलावा किसी और प्लेस पे हम पढ़ेंगे कि इंक्वायरी और ट्राई किया जा सकता है, केस को ट्राई किया जा सकता है अदर प्लेस पे, इसके अलावा जहां क्राइम कमिट हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट दिल्ली में क्राइम हुआ, वेस्ट दिल्ली में क्राइम हुआ, क्या इसे ईस्ट दिल्ली का कोर्ट, ईस्ट दिल्ली का कोर्ट ट्राई कर सकता है? या फिर वेस्ट दिल्ली में क्राइम हुआ, सपोज करो द्वारका क्राइम हुआ है, दिल्ली में द्वारका में क्राइम हुआ है, क्या इसे साकेत कोर्ट जो कि साउथ दिल्ली का कोर्ट है, क्या इसे ट्राई कर सकता है? तो आंसर यह है भाई, ऑर्डिनरली सेक्शन 177 अप्लाई होगा, ऑर्डिनरली सेक्शन 177 अप्लाई होगा। मगर कोई केस ऐसा है जो सेक्शन 178 से लेके 189 तक में फॉल होता है, उस केसेस में शायद साकेत कोर्ट भी ट्राई कर सकता है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है, तो वो कौन कौन से सिचुएशन है जहां अदर कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, वो आज हम पढ़ेंगे। सिचुएशन अदर कोर्ट कैन ट्राई।
अदर कोर्ट कैन ट्राई। तो इसके बारे में सिचुएशन मिलती है हमें। सबसे पहली सिचुएशन सेक्शन 178। सेक्शन 178 कहता है अगर अनसर्टेनिटी है कि ऑफेंस कहां कमिट हुआ है, अनसर्टेनिटी है कि ऑफेंस कहां कमिट हुआ है, जैसे कि भाई ऑफेंस कमिट हुआ यहां दिल्ली का बॉर्डर, यहां दिल्ली का बॉर्डर और यहां यूपी का बॉर्डर, यानी कि ये हो गया दिल्ली और ये हो गया गाजियाबाद। आपको एक डेड बॉडी मिलती है जो कि यहां पड़ी हुई है, सर दिल्ली में और बॉडी यूपी में गाजियाबाद में। तो अनसर्टेनिटी है। उस केसेस में सवाल यह है कि दिल्ली का कोर्ट ट्राई करे या फिर यूपी का कोर्ट ट्राई करे। अनसर्टेनिटी है। या फिर कोई क्राइम ऐसा है जो पार्टली यूपी में किया गया और पार्टली दिल्ली में किया गया, पार्टली वन एंड पार्टली अनदर। भाई पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इस बात का भी। कॉन्स्पिरेसी दिल्ली में बैठ के करी गई, कॉन्स्पिरेसी दिल्ली में बैठ के करी गई, क्राइम यूपी में गाजियाबाद में, नोएडा में या फिर मेरठ में किया गया। पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। पार्टली वन पार्टली अनदर। या फिर कोई ऑफेंस कंटिन्यूइंग इन नेचर का है, कोई ऑफेंस कंटिन्यूइंग इन नेचर है, जैसे कि किसी पर्सन को किडनैप करके यहां से लेके यहां तक लेके आया गया, उस केस में। या फिर सेवरल एक्ट डन किए गए डिफरेंट लोकल एरिया में, सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरिया। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, डिफरेंट लोकल एरिया, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। भाई सपोज करो दिल्ली में वजीराबाद में झगड़ा हुआ, दिल्ली में वजीराबाद में झगड़ा हुआ, ये लोग चलते हुए करनॉट प्लेस सीपी तक पहुंचे। तो ये लोग भाई आपके ईस्ट दिल्ली से निकल के मैं कहता हूं सेंट्रल दिल्ली तक पहुंचे। तो क्या ईस्ट दिल्ली के पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए या फिर सेंट्रल दिल्ली के पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए? सवाल ये है। कौन सा कोर्ट इस केसेस में ट्राई करेगा? इस सब का जवाब एक छोटा सा होता है। ये कहते हैं कोर्ट जिसका लोकल एरिया पे ज्यूरिसडिक्शन होगा, कोर्ट जिसका लोकल एरिया पे ज्यूरिसडिक्शन होगा, यानी कि जिसका दिल्ली पे ज्यूरिसडिक्शन है या फिर जिसका यूपी पे ज्यूरिसडिक्शन है, कोई भी कोर्ट कर सकती है। कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर लोकल एरिया, कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर लोकल एरिया। भाई चाहे दिल्ली का कोर्ट कर सकता है या फिर यूपी का कोर्ट भी कर सकता है। बोलो भाई बात समझ आ गई? कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा? यूपी का करेगा या दिल्ली का करेगा? भाई बहुत सारी बार होता है ना, भाई रैली चली, रैली बिहार से चली और दिल्ली तक आई, वहां बीच में बहुत सारे क्राइम किए गए। भाई किसी ने दुकान लूट ली, जला दिया घर को, बीच में झगड़े हो गए। तो उस केस में वो जो रैली चली है बिहार से और दिल्ली तक आई है, उस केस में कौन से कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा? तो उस केस में कहते हैं भाई किसी भी कोर्ट के पास हो सकता है, जो यहां से चलते हुए यहां तक जितने कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बीच में पड़ा है सबका हो सकता है। बोलिए भाई बात समझ आ गई? सेक्शन 178 क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की बात। सेक्शन 179, सेक्शन 179 ये कहते हैं एक्ट कमिट हुआ है, एक्ट कमिट हुआ है वन प्लेस पे, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इसका असर कहां देखने को मिला या फिर इसका इफेक्ट कहां देखने को मिला? अदर प्लेस पे। अदर प्लेस पे। तो फिर इस केस में कौन सा कोर्ट केस को ट्राई कर सकता है?
कौन सा कोर्ट केस को ट्राई कर सकता है? भाई जैसे कि मैं कहता हूं ये दिल्ली है, यहां दिल्ली है, भाई दिल्ली में चोरी हुई, रॉबरी हुई, दिल्ली में रॉबरी हुई, यहां मेरठ में सेल करी गई प्रॉपर्टी, सेल करी गई प्रॉपर्टी मेरठ में, यानी कि स्टोलन प्रॉपर्टी कहां मिली? मेरठ में। तो उस केस में कौन से कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा? देखो एक्ट किया गया एक प्लेस पे जिसका असर देखने को मिल रहा है। भाई अगर रॉबरी नहीं हुई होती तो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होती ना, असर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसका। तो उस केस में कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है? अब सवाल यह है, दिल्ली का कोर्ट ट्राई कर सकता है केस को या फिर मेरठ का केस कोर्ट ट्राई कर सकता है केस को? दिल्ली का कोर्ट कर सकता है या फिर मेरठ का कोर्ट कर सकता है, बेस्ड इन सिचुएशन इन डिपार्टमेंट। जी, और कुछ? भाई आप लोगों को इस बात को समझने के लिए ना आईपीसी को एप्रिशिएट करना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आपको आईपीसी को एप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप मुझे यह बताओ इस केस में ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है या फिर एक ही ट्रांजैक्शन है? इस केस में ये एक ही ट्रांजैक्शन है या फिर अलग अलग ट्रांजैक्शन है? थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, मगर रुक कर समझना तुम। जी, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अभी देखना, इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए बस। ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। अब एक और पॉइंट समझो, एक और पॉइंट, ये अभी कंक्लूड नहीं किया केस 1, अब केस 2 समझो, टाइम लगेगा इस पॉइंट को समझने में। केस 2, मैं किसी के साथ फ्रॉड करना चाहता हूं, मैं किसी के साथ चीटिंग करना चाहता हूं। वो पर्सन कहां रहता है? वो पर्सन दिल्ली में रहता है। मैं दिल्ली में उसके घर पे विजिट करी मैंने, और विजिट करने के बाद मैंने दिल्ली में उसके घर में विजिट करी, विजिट करने के बाद उसे कन्विंस किया। क्या कन्विंस किया? भाई देखो एक प्रॉपर्टी है जो कि मेरठ में है हमारी, और हम आपको बेचना चाहते हैं। मैं पहले उसके घर दिल्ली गया, दिल्ली विजिट किया और उसे कन्विंस किया, और फिर उस दिन मैं एक दिन उसे मेरठ लेके आया, ठीक है। हम दोनों ने मेरठ में मीटिंग करी, मैंने उसे एक फर्जी जमीन दिखाई और उससे यहां पैसे ले लिए, मनी उससे रिसीव कर ली, मनी उससे रिसीव कर ली। तो इस केस में ये सेम ट्रांजैक्शन है या डिफरेंट ट्रांजैक्शन है? पॉइंट को एप्रिशिएट करना है, इसे टाइम लगेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, घबराना मत, रुक के समझोगे तभी समझ आएगा ये। देखो यहां चीटिंग का ऑफेंस कब कंप्लीट हो रहा है? यहां चीटिंग का ऑफेंस कब कंप्लीट हो रहा है? यहां चीटिंग का ऑफेंस कंप्लीट हो रहा है मेरठ में, मेरठ में कंप्लीट कब हो रहा है? मेरठ में। और स्टार्ट कहां हो रहा है? स्टार्ट कहां हो रहा है? तो स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। कंप्लीट हो रहा है मेरठ में और स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। इस केस में ये कहते हैं कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है? कौन सा कोर्ट कर सकता है? तो ये कहते हैं दिल्ली और मेरठ,
दिल्ली और मेरठ दोनों कोर्ट में से कोई भी कोर्ट ट्राई कर सकता है। दिल्ली और मेरठ दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकता है। मगर जैसे ही मैं बात करता हूं रॉबरी की, रॉबरी स्टार्ट कहां हुई? दिल्ली में। एंड कहां हुई? दिल्ली में। स्टोलन प्रॉपर्टी ऑफेंस कहां स्टार्ट हुआ? मेरठ में। एंड कहां हुआ? मेरठ में। तो उस केस में रॉबरी का केस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कोर्ट करेगी, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कोर्ट करेगी, और स्टोलन प्रॉपर्टी का केस सिर्फ और सिर्फ मेरठ कोर्ट करेगी। मुझे मालूम है एक बार में यह बात हजम करनी मुश्किल है, मुझे बहुत अच्छे से पता है एक बार में यह बात हजम करनी मुश्किल है, मगर दोनों अलग अलग ऑफेंस हैं। ये ऑफेंस आपको सेक्शन 391 के अंडर मिलेगा, ये ऑफेंस आपको 411 के अंदर मिलेगा। चीटिंग का ऑफेंस आपको एक ही सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगा, ये है 420। स्टार्ट यहां हुआ है, एंड यहां हुआ है, तो दोनों कोर्ट, ठीक है। और अगर ऑफेंस अलग अलग हो गया तो उस केस में एक ही कोर्ट। लिखा है एक्ट कमिट वन प्लेस, कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे प्लेस पे दिखाए। आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? यूपी का मेंस का 2018 का पेपर उठा के देख लेना। सेक्शन 179, 180 और 181 पे क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। मेंस में क्वेश्चन पूछा है आपसे 179, 180 और 181 पे। 2018 का यूपी का मेंस का पेपर उठा के देख लीजिएगा। भाई ट्रांजैक्शन सेम नहीं है। रॉबरी का ऑफेंस कहां स्टार्ट हुआ? देखो दोबारा देखो, रॉबरी का ऑफेंस कहां स्टार्ट हुआ था? अगर आईपीसी पढ़ी है तभी इस बात को अप्रिशिएट कर पाओगे, ये भी बता रहा हूं। रॉबरी का ऑफेंस स्टार्ट कहां हुआ था? दिल्ली में। कंप्लीट कहां हुआ? कंप्लीट कहां हुआ है? बोलो जी, कंप्लीट कहां हुआ? दिल्ली में। स्टोलन प्रॉपर्टी का ऑफेंस कहां स्टार्ट हुआ? मेरठ में। एंड कहां हुआ? मेरठ में। सेपरेट ऑफेंस, सेपरेट ट्रांजैक्शन, सेपरेट ऑफेंस, सेपरेट ट्रांजैक्शन। तो ट्राई कौन करेगा? रॉबरी ओनली दिल्ली कोर्ट, ओनली दिल्ली कोर्ट। स्टोलन प्रॉपर्टी ओनली मेरठ कोर्ट, ओनली मेरठ कोर्ट। अब दूसरा केस देखो चीटिंग वाला, अब दूसरा केस देखो चीटिंग वाला। चीटिंग में मैंने उसके घर पे विजिट किया, चीटिंग के केस में मैंने विजिट की उसके घर पे, कहां? दिल्ली। इंटेंशन टू डिसीव थी, ऑफेंस कहां स्टार्ट हुआ? दिल्ली में। मेरी प्रॉपर्टी जो उसे मैंने फ्रॉड करने के लिए बेची वो कहां एग्जिस्ट करती थी? मेरठ में। यहां मनी रिसीव करी मैंने, यहां मैंने मनी रिसीव करी। ऑफेंस कहां एंड हुआ? मेरठ में। बोथ कोर्ट, बोथ कोर्ट, दिल्ली और मेरठ। बोलो जी, बात समझ आ रही है? जी मेहजबीन बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। अब देखो एक और पॉइंट बढ़ाता हूं मैं आपको, एक और सेक्शन की बात कर लेते हैं आज के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज। सेक्शन 181, सॉरी सेक्शन 180। सेक्शन 180 क्या कहता है? अबेटमेंट के केस में क्या होगा?
अबेटमेंट के केस में क्या होगा? अबेटमेंट के केस में दो पर्सन होते हैं। अबेटमेंट के केस में दो पर्सन होते हैं, एक होता है अबेटर और एक होता है अबेटी। अबेटर और अबेटी थोड़ा आईपीसी से लिंक है, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि किसी पर्सन को यह कहा गया कि थेफ्ट करनी है, किसी पर्सन को यह कहा गया थेफ्ट करनी है, ठीक है। थेफ्ट करने के लिए उसे बोला गया, तो उस केस में हम बात कर रहे हैं कि अबेटर की लायबिलिटी कहां होगी, अबेटर को कहां ट्राई किया जा सकता है। जैसे कि भाई सपोज करो कोई पर्सन है जो कोलकाता में आया है, कोई पर्सन है जो कोलकाता में आया है। कोलकाता में आने के बाद ये लोग दिल्ली में ब्लास्ट करना चाहते हैं, कोलकाता में हैं और दिल्ली में ब्लास्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में ये क्या करते हैं भाई, पहले कोशिश करते हैं कोई दिल्ली का बंदा मिल जाए। इन्हें दिल्ली का कोई पर्सन मिलता नहीं है, इसलिए ये कोलकाता वाले लोग यूपी के किसी पर्सन को पकड़ते हैं, यूपी के किसी पर्सन को पकड़ते हैं दिल्ली में ब्लास्ट करने के लिए। इस केस में ये जो यूपी का पर्सन है ये अबेटी, जो कोलकाता में बैठा हुआ पर्सन है ये अबेटर। ब्लास्ट कहां हो रहा है? दिल्ली में। ब्लास्ट कहां हो रहा है? दिल्ली में। अब सवाल यह है कि जो अबेटर है, जो कोलकाता में बैठकर टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज करके ब्लास्ट कर रहा है, भाई स्लीपर सेल कहां का? यूपी का। टेररिस्ट कहां का? कोलकाता का। तो अब बात यह है इस अबेटर को कहां ट्राई किया जा सकता है? कोलकाता, यूपी या फिर दिल्ली। कोलकाता, यूपी या दिल्ली। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 180 आपसे कुछ कहता है। सेक्शन 180 कहता है एट एनी प्लेस offense abated या फिर offense committed, यानी कि अगर ये पर्सन फोन पे बैठ के कोलकाता से यूपी वाले पर्सन को, स्लीपर सेल को बात करके इसे अबेट कर रहा है और दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, तो कहां ट्राई किया जा सकता है? कोलकाता, यूपी या फिर दिल्ली। ठीक है, कोलकाता, यूपी या दिल्ली। भाई अगर कोई पर्सन टेररिस्ट ग्रुप है तो उस केस में कहां अबेट किया जाएगा? कोलकाता, यूपी या दिल्ली। अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, भाई सवाल यह है, यह पर्सन कोलकाता का है, कोलकाता में बैठा हुआ है, टेररिस्ट पर्सन। यह पर्सन यूपी में है जो स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल यूपी में है। ब्लास्ट कहां करना है? दिल्ली में। यह कहते हैं यह पर्सन इसे यहां कोलकाता बुलाता है, यहां कोलकाता बुला के ये इस पर्सन को अलग अलग वीडियोस दिखा के अबेट करता है। यूपी के स्लीपर सेल को कोलकाता बुला के कोलकाता वाला टेररिस्ट पर्सन अबेट करता है। और ब्लास्ट कहां हुआ? दिल्ली में। कमिट कहां हुआ है? दिल्ली में। तो कौन से प्लेस पे ट्राई किया जा सकता है? सिर्फ कोलकाता और दिल्ली। यूपी का कोई रोल नहीं होगा। अगर फोन पे कर रहा है तो यूपी का भी रोल आ जा गया। भाई फोन पे कर रहा है तो यूपी का भी रोल आ गया। बोलो जी, बात समझ आ रही है? या एक और एग्जांपल दूं? बोलिए जी, क्लैरिटी है? समझ आ रहा है हम कैसे पढ़ रहे हैं?
ऑफेंस को कैसे ट्राई करना है, कब ट्राई करना है। देखो ये सारी बातें मैं आप लोगों को प्री की क्लासेस पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, मैं आप लोगों को प्री की क्लासेस पढ़ा रहा हूं। ये जितना भी पॉइंट है ये सब प्री का प्रोस्पेक्ट है, मगर मैं आप लोगों को यहां मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को मेंस के कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं। भाई आप लोग ये देखो, आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं। हम लोगों ने सेक्शन 154 से लेके 176 तक पूरा पढ़ लिया है। हम लोगों ने सेक्शन 154 से लेके 176 तक पूरा पढ़ लिया है। आप देखो, क्या आप इस क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो या नहीं। आप आराम से देखना, क्या क्वेश्चंस के आंसर लिखे जा सकते हैं या नहीं। क्या स्टेप लिए जाएंगे किसी पर्सन के द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, कन्फेशन के रिगार्डिंग। भाई कन्फेशन रिकॉर्ड करते टाइम जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या स्टेप लेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप लिख सकते हैं या नहीं। 164 को हमने डिटेल में पढ़ा, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोलिए हां या ना। जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। एफआईआर क्या है, इसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, एविडेंसेस क्या है, क्या यह भी किया जा सकता है। एक मिनट रुके रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के जाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखो अब आगे के क्वेश्चंस देखो। भाई सेक्शन 156 क्लॉज 3 में और 200 में भी डिफरेंस बताया है मैंने आप लोगों को। 156 और 200 में भी डिफरेंस पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। भाई केस भी बताया था देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी का, देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी का केस पढ़ाया है। जी बिल्कुल पढ़ाया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात, हां जी, अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है यह भी बताया है। अकरेंस रिपोर्ट, बोलो हां या ना, बोलते रहो। केस डायरी क्या होती है यह भी बताया है। केस डायरी क्या होती है यह भी पता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या सेक्शन 154 मैंडेटरी है। क्या सेक्शन 154 मैंडेटरी है। केस लॉस, भाई मैंने आप लोगों को यहां 2 केस लॉ लिखवाए थे, याद हो। प्रियंका श्रीवास्तव का केस पढ़ा है हमने यहां, प्रियंका श्रीवास्तव का, हां और ना। जी बिल्कुल पढ़ा है। केस डायरी भी पढ़ा है। कौन पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है यह भी पढ़ा है। जी, अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूं। भाई आप सभी लोगों ने मेंस के क्वेश्चंस देखे, मेंस के क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को यह लगा है कि आंसर लिख सकते हैं, हां और ना। बोलो जी, मेंस के क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है हां और ना। बोलो जी बोलो, भाई जो लोग ले रहे हैं क्लासेस, हां और ना।
हाँ भाई सुषमा, आप भी हैं? मगर मैं आप लोगों को यहां एक पॉइंट बताना चाहता हूं। यहां जब आप मेंस के आंसर की ड्राफ्टिंग करेंगे ना, यहां जब आप मेंस के आंसर की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो आपके कंटेंट में, जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं इस कंटेंट में, और जो मैं प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूं उसके कंटेंट में, उसके कंटेंट में जमीन आसमान का फर्क होगा। दोनों ही लोग आंसर लिख रहे होंगे। आपको भी ऐसा लगता होगा कि सर हमें आंसर आता है, और प्लस क्लास स्टूडेंट को भी लगता होगा कि हमें आंसर आता है। मगर जो लोग प्लस क्लासेस ले रहे हैं वो लोग बता पाएंगे कि आपको कितना डिफरेंस होता है। इसे पढ़ के आपका प्री 110% क्वालिफाई होगा। आप मेंस लिख के आओगे, आपको लगेगा कि मेंस भी हमें बहुत अच्छे से आता है, मगर एक्चुअल में डिफरेंस होगा। जो लोग ले रहे हैं प्लस क्लासेस वो बिल्कुल बता पाएंगे कि बताओ क्या डिफरेंस है या नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो, जब पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लाइफ में कोचिंग एक ही बार होगी, एक ही बार कोचिंग होगी। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे यहां पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाता रहूंगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मगर फर्क आएगा आंसर राइटिंग में। पहले प्री निकल जाए फिर मेंस लेंगे। 1 साल 2 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद मत करो, बहुत कीमती होते हैं। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ प्री की क्लासेस लेके, सिर्फ प्री की क्लासेस लेके 80 नंबर तक स्कोर कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ 4 महीने 5 महीने की क्लासेस लेके 60 नंबर तक स्कोर कर रहे हैं। मगर अब नौबत आ चुकी है मेंस की, और ऑलरेडी हमें भी पढ़ाते हुए 9 महीने हो चुके हैं। अब आप लोगों के सामने 2 मेंस हैं, एक हरियाणा का और एक राजस्थान का। तो बेहतर यह है कि अपनी जिंदगी के और टाइम को बर्बाद ना करते हुए एक बार में फुल फाइनल कोचिंग लेके खत्म करो, ताकि आप फुल फ्लेज वे में एग्जाम लिख कर आओ। फुल फ्लेज वे में क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक्चुअल में लगता है मेंस में कि हमें आंसर आता है, मगर कंटेंट में डिफरेंस होता है। देखो, बहुत लोग ऐसे हैं जो प्री निकालते हैं, बहुत लोग चुनिंदा होते हैं जो मेंस लिखते हैं, जो मेंस निकालते हैं। लिखते बहुत हैं, निकालते बहुत कम हैं, क्योंकि उनके कंटेंट में दम नहीं होता और उन्हें लगता है कि हमें तो सब आता है। ये जो मिथ है ना, ये मिथ तोड़ने के लिए ही मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया है। ये मिथ है, सब लगता है मेंस में सारा आंसर लिख दूंगा, कंटेंट में डिफरेंस होगा, और वहीं लोगों का मेंस रुकता है। लोग कहते हैं सर प्री तो हो गया, मेंस मैंने 10 स्टेट के दिए, मैंने 15 स्टेट के दिए। भाई तुम 25 स्टेट के भी दे सकते हो, तुम्हारा प्री का कंटेंट तैयार है। एक्चुअल में मेंस का कंटेंट कुछ और होता है, एक्चुअल में मेंस का कंटेंट कुछ और होता है, इसलिए मेंस नहीं निकलता। मैंने इंटरव्यू दिया है, बिल्कुल दिया होगा, नहीं निकलेगा तुम्हारा, क्योंकि मेंस का कंटेंट नहीं लिख कर आए, तो नंबर कम है तुम्हारे मेंस में। ठीक है? तो पॉइंट यही है, सही कंटेंट के साथ मेंस लिख के आओगे, एक ही बार में निकलेगा। ठीक है? चलिए भाई, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। भाई जो लोग बोल सकते हैं, मैं यही बोल सकता हूं, एक बार में ले लो और खत्म करो, कोचिंग कंप्लीट करो। Unacademy. Let's crack it.